स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, और इनके द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक पाठ, जी हाँ, पंचवटी शीर्षक पाठ का आज के इस वीडियो में हम आपको अंतिम पद्यांश का, जो कि इस प्रकार से है, 9 नंबर का है, अंतिम पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे। तो चलिए, आज का यह जो पद्यांश है यह कुछ इस प्रकार से है, यहाँ आप देख सकते हैं। और आर्य को राजभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। इसका संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसे सीखकर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और यदि आपने पंचवटी शीर्षक पाठ का जो पहला पद्यांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इन सभी से रिलेटेड वीडियो ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इस पाठ के सभी पद्यांशों का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं, अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस पद्यांश का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको शुरुआती शब्दों को और अंतिम के शब्दों को कुछ इस तरीके से लिख लेना है। और आर्य को ब्लैक पेन से आपको लिखना है, और अंतिम के शब्दों को आपको इस तरीके से लिख लेना है, यह नरलोक। और संदर्भ हेडिंग डालना है, क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है, बिल्कुल सहज शब्दों में है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित है। तो आप संदर्भ लिखते समय क्या ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित मैथिली शरण गुप्त कवि अथवा रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, और साथ ही पंचवटी शीर्षक कविता से अवतरित है। आप जब भी संदर्भ लिखें हिंदी के काव्यखंड का, तो पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी ब्लैक पेन से आपको लिखना है। कहने का तात्पर्य है कि आपको हिंदी काव्य और रचयिता अथवा कवि का नाम तथा पाठ अथवा शीर्षक का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और अगला बिंदु है प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखा जाता है, प्रसंग में क्या लिखा जाता है। प्रसंग में वही आप लिखेंगे जो पद्यांश के अंतर्गत वर्णित हो, अर्थात जिसके बारे में पद्यांश में बताया गया हो। तो यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो कि वनवास में हैं, अभी वन की ही बात चल रही है, पंचवटी की ही बात चल रही है, और वह कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में कि जब रामचंद्र को राज्य मिल जाएगा तो वह अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। अर्थात जब ये वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है, और जब यह अवधि समाप्त हो जाएगी, हम लोग अयोध्या वापस जाएंगे, तब भगवान राम को क्या मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, और वह अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमें भूल जाएंगे। भगवान राम जन कल्याण में लगे होने के कारण हमें भूल जाएंगे, इससे हमें बुरा भी नहीं लगेगा या हम इसका बुरा भी नहीं मानेंगे। तो इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, तो चलिए मैं आपको पहले सबसे आसान शब्दों में व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या आप कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे।
और आर्य को राज्यभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे। लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि हम जब अयोध्या को वापस जाएंगे, वनवास की अवधि को समाप्त हो जाने के बाद, तब क्या होगा कि और आर्य को राज्यभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे। आर्य अर्थात भगवान राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है जब रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी को इससे अधिक सुख और क्या मिल सकता है कि जब वह प्रजा के हित के लिए राज्य करेंगे, अर्थात राज्य के सिंहासन पर बैठकर शासन करेंगे, प्रजा का सुख दुख का निवारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। जब वह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख दुख का ध्यान देंगे, तब उस कार्य में वह इतना व्यस्त होकर हमको भी भूल जाएंगे या हमको भुला देने पर विवश हो जाएंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। वह प्रजा के सुख दुख में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमको भुला देने पर विवश हो जाएंगे। लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं पंचवटी में बैठे बैठे, और कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको इसमें तनिक भी दुख नहीं होगा। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, परंतु हम क्या सोचेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी संसार की अर्थात प्रजा की भलाई के लिए ही उनके सुख दुख में व्यस्त रहते हैं और हमें भूल गए हैं, तो हम इससे शोकित नहीं होंगे अर्थात दुखी नहीं होंगे कि हम सोचेंगे कि वह तो एक तरीके से प्रजा की भलाई ही कर रहे हैं, और पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और आगे क्या सोचते हैं अर्थात आगे क्या कल्पना कर रहे हैं लक्ष्मण जी, किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है। क्या सोच रहे हैं लक्ष्मण जी कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। क्या यह समाज बिना राजा के अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। जो हमारे भगवान श्री राम उनके लिए इतना व्यस्त रहेंगे कि अपने जनों को, परिवार जनों को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी भूल जाएं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि समाज के लोग यानी प्रजावासी, अयोध्यावासी अपनी भलाई का जिम्मा स्वयं नहीं ले सकते, अर्थात स्वयं अपनी भलाई के बारे में नहीं सोच सकते। बड़ी ही निराली बात है, बड़ी ही अच्छी व्याख्या है। आपको इस पद्यांश की व्याख्या लिखनी कैसे है, और आर्य को राज्यभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, इस तरीके से आपको व्याख्या हेडिंग डालनी है। और व्याख्या क्या हो जाएगी कि आर्य राम को इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है जब रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज करेंगे। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि और आर्य को राज्यभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, अर्थात उन्हें इससे अधिक प्रसन्नता और क्या मिल सकती है कि जब वह अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। क्या हो जाएगी व्याख्या कि व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कि उस कार्य में व्यस्त होकर भगवान राम को जब राज्य सिंहासन मिल जाएगा तो वह प्रजा के दुख का निवारण करेंगे और प्रजा की देखभाल करेंगे, और उस कार्य में वह इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमको भी भुला देने को विवश हो जाएंगे।
हमको भी भुला देने के लिए विवश हो जाएंगे। और कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, परंतु संसार की भलाई के विचार से हमको इससे तनिक भी दुख नहीं होगा। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, कि भगवान राम प्रजा की एवं संसार की भलाई कर रहे हैं, इसलिए राजकाज संबंधी कार्यों में व्यस्त होकर हमें भूल रहे हैं, तो हमें जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि वे अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। क्या सोचते हैं भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, किंतु क्या यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक, परंतु यह जो समाज है, मनुष्य समाज है, राजा का आश्रय न लेकर के अपनी भलाई क्या स्वयं नहीं कर सकता। इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल देना है। और इसकी भाषा क्या है, तो भाषा है खड़ी बोली, अर्थात ये जो पद्यांश दिया गया है यह किस भाषा में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है। और इसमें कौन सा रस है, शांत रस है। और छंद कौन सा है, यह मात्रिक छंद है। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य आसानी से लिख सकते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी शीर्षक पाठ के सभी पद्यांशों की, अर्थात पद्यांश संख्या 1 से लगाकर पद्यांश संख्या 9 तक, जिसका मैं आपको वीडियो उपलब्ध भी करा रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करते रहें, और साथ ही आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि अब आपकी आगामी परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा आ ही गई है, और उसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी है, ताकि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। और यदि आपने मॉडल पेपर, जो कि मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड मॉडल पेपर कक्षा 9 का, साथ ही कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों कक्षाओं का मॉडल पेपर, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा के बेस पर आधार है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप उन्हें देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इन वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि आपसे कैसे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंकों के पूछे जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।